तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म को। देखो बायो सेवर्ट लॉ के अंदर तुमको कुछ कुछ चीज़ें बताई हुई थी। बायो सेवर्ट लॉ जो होता है हमारे पास होता है करंट एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। तो करंट एलिमेंट वाला ये है जो हमारे पास दिया हुआ है कि बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा इम्पॉसिबल आर स्क्वायर होता है, हमको मालूम है ये वाली चीज़ तो। और अगर हम इसको ही देखेंगे तो हम इसको ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं कि आई डी एल को हम लिखना चाहें तो हम क्यू भी बोल सकते हैं, और वही आई डी एल को बस यहाँ पे क्यू भी से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब क्यू भी कैसे बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास आई जो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी एल से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डी एल से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने देखा ये आई डी एल बन गया, और यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास डी क्यू बाई डी टी जो था और हमारे पास डी एल बना। तो हम डी एल को देखेंगे तो नीचे ले जाएंगे अगर हमारे पास, तो हमारे पास सॉरी डी एल को नीचे मत ले जाओ, डी एल बाई डी टी ही तो वेलोसिटी होता है, तो क्यू इंटू भी डायरेक्टली बोल सकते हैं बेसिकली। तो अगर तुम बोलना चाहते हो मूविंग चार्ज के लिए बायो सेवर्ट लॉ तो ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे मूव करते हैं अगर, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज अगर दो होते हैं, दो मूविंग चार्ज अगर हैं, मैग्नेटिक फोर्स उनके बीच में कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल सा है इसका इक्वेशन कि हमारे पास दो अगर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा अगर दो मूविंग चार्ज होते हैं तो उनके बीच में हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो सिंपल तरीके से एक जो दूसरे पे लगेगा दूसरा जो पहले पे लगेगा, तो Q1 भी वन और म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी मैंने तुमको बताया था भैया आर स्क्वायर होता है, और साइन थीटा चूँकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसे करके आ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पहले दूसरे पे जितना लगाएगा दूसरा पहले भी जितना लगाएगा वही होगा। और बेसिकली तुमको मालूम है कि अच्छा ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ये है, हमसे फोर्स पूछा कितना लगेगा ना, आई एम वेरी सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ये निकाला, हम फोर्स निकालेंगे तो होता है हमारे पास क्यू भी और बी की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। और यहाँ बोला हुआ है कि हमारे पास अगर मान लेते हैं दो मूव कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल्सन होता है, ये तो तुमको मालूम है। और अट्रैक्शन रिपल्सन का क्या केस है ये सब चीज़ें तुम जानते हो। आगे हम मूव करते हैं तो तुमको एक चीज़ बताऊँ मैं कि हमारे पास ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे कोई खास चीज़ लिखी नहीं हुई है एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो इसमें दोनों का रेशियो बस लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा होता है देन मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर कहीं दोनों एफ ही प्रेजेंट है तो नेट ये ही डिसाइड करेगा, नेट फोर्स जो होगा हमारे पास एफ ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखो लिख भी दिया है। और इन दोनों का रेशियो जो देख रहे हो कितना बड़ा आ जा रहा है, ऊपर सी स्क्वायर नीचे वन बाई वी टू, ये दोनों का वेलोसिटी वो तो देख लिया तुमने। और इसको याद थोड़ी करना है, इसको तो बस निकाल सकते हो डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो, एक बार को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो तुमको मालूम है कि आई ए होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि आई ए होता है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप जो होता है वो आई ए होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो तुमको देखने वाली है वो ये है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और ये नॉर्थ या अगर मान लेते हैं अगर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये कैसे मूव कर रहा है, हाथ से रोटेट करोगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा हमारे पास डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो होगा इसके लिए। अगर मान लेते हैं हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम वेक्टर इधर आ रहा होगा इसके लिए। एम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो होता है हमारे पास अप एंड डाउन से भी देख सकते हो। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इसके लिए निकालना चाहते हैं आई इंटू इसका एरिया ले लेंगे, इसके लिए निकालना चाहते हैं आई इंटू इसका एरिया ले लेंगे। बस यहाँ पे डायरेक्शन को बताने की कोशिश की जा रही थी वो तुमने देख लिया। अगर मान लेते हैं इसका हम देखना चाहते हैं और दोनों का सेम रेडियस है तो क्या देखोगे तुम यहाँ पे, इसका देखोगे तो इधर आएगा, इसका देखोगे तो इधर आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा जो कि होगा हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाली चीज़ आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो कि हो गया आई इंटू एरिया। और अगर हम देखेंगे तो इसका रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, दो वेक्टर है सेम है 90 डिग्री पे है तो कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे एरिया कोई भी ले सकता है, मान लो पूछा हुआ हमारे पास कि ये है तो आई इंटू एरिया ये ले लेंगे। मान लो हमारे पास पूछ रहा है इसका बताओ क्या होगा, तो अगर कोशिश करो खुद से मैग्नेटिक मूवमेंट इसका लिखने का तो क्या होगा हमारे पास एक हो जाएगा हमारे पास आई। अभी नीचे मत देखो ये वाला चीज़ को तुम मत देखो, देखो डायरेक्टली मैं तुमको जो बोल रहा हूँ आई इज इक्वल टू एम आई ये होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास से घटाएंगे तो जोड़ना घटाना है, डायरेक्शन देख लो, हाथ रोटेट करो तो दोनों के अंदर देखोगे तो दोनों अंदर ही जा रहे होंगे, इसके लिए भी रोटेट करके देखो तो अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम आइए दोनों का जोड़ देंगे। अब इसके दोनों अंदर आई तो सेम है, अब एरिया अलग अलग है तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई भी सेम है तो आई पाई को कॉमन निकालोगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। और एक्चुअली में R1 R2 नहीं है, यहाँ पे 2R है, और इसका एरिया दोनों का आधा है तो बाहर हाफ भी निकालोगे तो बेसिकली आई पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, और बाहर हो जाएगा हमारे पास 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। बेसिकली ये चीज़ हमारे पास आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लोगे तुम अपना काम बन जाएगा। बेसिकली मैं बोल रहा था एरिया को हाफ कर लोगे, वही किया यही चीज़ किया। इनफैक्ट मैं सॉल्व भी करूँ तो ये जाएगा 2 दूना 4, ये कॉमन में था 4 1 5, 5R स्क्वायर हो जाएगा तो 5 आ रहा है आई आर तो देख लिया तुमने, और नीचे बाई 2 हमने किया ही था। इनफैक्ट इसके अंदर एरिया बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूँकि देखोगे तो इसका बाहर आएगा, एक का बाहर एक का अंदर आ रहा है, और
उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड भी, तो देखो क्या होता है, अगर भी स्पीड से घूम रहा है तो डायरेक्टली उसका याद रखोगे ये वाला चीज़ आता है। बट अगर तुमको डायरेक्टली देखो, सबसे पहले एम क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई ए। अब तुम देखो हमारे पास आई ए में मालूम है डायरेक्टली ई एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हमने देख लिया है, डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे अपन। बट अगर हमको वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी के टर्म में क्या होता है, तो ई भी आर बाई टू होता है, ये ध्यान रखोगे। हमारे पास ई भी आर बाई टू होता है, ई भी आर बाई टू होता है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास वही है क्यू बाई टी, और टाइम पीरियड को हमने डायरेक्टली यार क्या होता है, अभी तो तुमको बताया था क्यू एफ होता है और एफ को अपन टी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू बस देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पे, और टाइम पीरियड की वैल्यू अगर तुम डालोगे तो हमारे पास 2 पाई आर भी हमने ये निकाला भी था, तो ई भी बाई आर हो जाएगा। और ये हमने करंट हमने डाल दिया, एरिया को पाई आर स्क्वायर किया, बेसिकली काट के निकाला, तो ये आ गया। डेरिवेशन भी तुमको बता दिया मैंने, ई भी आर बाई टू कैसे आता है ये बता दिया। अब दोनों को एंगुलर मोमेंटम को, और एंगुलर मोमेंटम एम बी आर होता है, एम बी आर साइन थीटा होता है, और साइन थीटा होता है यहाँ पे पर्टिकुलर जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा और एंगुलर मोमेंटम जो होगा, दोनों का रेशियो अगर लोगे तो हमारे पास ई भी आर बाई टू इंटू एम भी आर, आर आर भी कट जाएगा, तो ई बाई टू एम बचेगा। और इसी को अपन जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ई बाई टू एम होता है जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोल रहे होते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। और भोर मैग्नेटो के अंदर अगर देखोगे हमारे पास, तो हम इसको एंगुलर मोमेंटम को उधर कर देंगे, और ये हमको मालूम है किस में मूव कर रहा होता है, एन एच बाई टू पाई में। तो वहाँ से हम डायरेक्टली उसका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका भी देख सकते हैं हम, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ई बाई टू एम। और यहाँ हमारे पास ये डाल देंगे वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। बाकी टॉर्क वगैरह का चीज़ तुमको बता ही दिया है। और आगे अपन मूव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आती है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है, इसको करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं बेस्ड ऑन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाई मैग्नेटिक डाइपोल। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड होता है ऑन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाई मैग्नेटिक डाइपोल। बेसिकली अगर करंट यहाँ पे मान लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल जो बनेगा उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, मैग्नेटिक डाइपोल जो बनता है ना उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा होगा, अब इसलिए देखो यहाँ बताया भी हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। और इसमें देखो क्या क्या चीज़ें तुमको जानने वाली है। पहली चीज़ तुमको बता दी है कि हमारे पास यहाँ पे एक आता है, इस पर डायरेक्टली एक बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाता है तुमको, टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, जेई के अंदर आया हुआ था। इसका डायमेंशन पूछ लिया था, तो टॉर्क तुमको मालूम है फोर्स इंटू आर कर लेंगे, और भाई थीटा का डायमेंशन होता ही नहीं है, तो बेसिकली इसका डायमेंशन ही हम निकाल के कर लिए थे, आ गया था हमारे पास आंसर। ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि हमारे पास ये बताओ कि इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, तुम तो इक्वेटर के ऊपर ये देखो इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि तुम डायरेक्टली एन ए बी बाई सी हो जाता है, हमारे पास थीटा निकालते हैं भाई आई होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है ना, वो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो करंट सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा सेंसिटिव है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कितना दे रहा है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड दोबारा ध्यान समझने की कोशिश करो। पहली एक ये फार्मूला है हमारे पास नैब बाई सी आई, ठीक है, ओके। ये तुम मालूम होना चाहिए, इसको अपन टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा होता है, ये भी तुमको मालूम है, टॉर्सनल स्प्रिंग यहाँ पे होता है, इसको अपन टॉर्सनल स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर पूछा भी था कि किसके वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक करके अपने वापस पोजीशन पे आता है, तो टॉर्सनल स्प्रिंग की वजह से करके आता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किया, अगर डबल करते हैं हम आई को तो थीटा भी डबल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा हम करंट को बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। और करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और मान लेते हैं डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे रहा है कम करंट के लिए तो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। क्योंकि ये कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। और इसको अपन नैब बाई सी बोल सकते हैं अब आराम से, चूँकि आई को भी हमने इधर भेज दिया, तो बेसिकली नैब बाई सी, और ये तुमको मालूम है, ठीक है। और इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली यही वाला फॉर्मूला है इधर भी, तो कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। और बाकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया, और नंबर ऑफ टर्न का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न बनाओगे ना उतना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर वहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। तो देखो यहाँ बोला हुआ है कि हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो तुम एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे हम करते हैं मेन काम कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू तुमको मालूम है आई आर होता है। तो अगर हमने देखा हमारे पास यहाँ पे आई था, आर से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया यहाँ पे, तो आर से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली अगर हम देखा तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज यही तो हो गया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इसको तो बोलेंगे हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ये मत देखना कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और हम यहाँ पे आई बाई आर क्यू कर बने, इससे मतलब ही नहीं है ना। ये है ना एक्चुअल डिफिनेशन की डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो इसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, और नीचे आर आ जाता है।
और इन भाई यार नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये भी बढ़ता है नहीं, ये जो होता है ना नंबर ऑफ टर्न पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है बट वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रहेगा, क्योंकि आर ऑल्सो इंक्रीज करेगा। अगर इसको डबल करेंगे तो अगर हमने एन को डबल किया तो उसी वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास डेल्टा भी जो होता है हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो ये होता है, ये वाली चीज़ तो हमने देखी ली कि ऐसा ही आर होता है, आगे कोई खास बात नहीं है। आगे अगर मूव करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन लिखी हुई है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है और एक्सपीरियंस नो फोर्स देन व्हाट अबाउट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर रेस्ट पे है और वो अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो पहली चीज़ रेस्ट पे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगती ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है, तो रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये पहली चीज़। और दोनों फोर्स बैलेंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक है ही नहीं, तो रेस्ट पे है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मे और मे नॉट रिप्रेजेंट हम ये कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो अगर वो रेस्ट पे ही रुका हुआ है तो। जैसे इन लॉगी को देख सकते हो, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है और एक्सपीरियंस कर रहा है नेक्स्ट फोर्स एंड एक्सपीरियंस नेट फोर्स देन व्हाट विद द, देखो रेस्ट पे होके नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हमारे पास ये मे और मे नॉट भी जीरो तो बोल सकते हैं, बट ये मस्ट भी नॉन जीरो होगा। अगर कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसके वजह से ही कर रहा होगा। अब रेस्ट पे मतलब बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, नेट फोर्स अगर जीरो है तो नहीं बना हुआ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। बाकी अगर मान लेते हैं एक और अच्छा सा केस ये वाला क्वेश्चन मिलता है कि अगर मान लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि अगर हमने फेंका और अगर वो नीचे जा रहा है, हम चेक करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कि क्या, तो दोबारा उसको दूसरे डायरेक्शन फेंक दो, अगर ऊपर जाए तो वही, अगर सेम डायरेक्शन जाता है बस इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, ये चीज़ तुमको मालूम है। और बाकी सारी वही चीज़ें, इनको देखोगे तो आराम से समझ जाओगे, ठीक।